Hello students, I'm Gunjan Tandon. Welcome to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने व्हाट इज मैटर, व्हाट इज सॉल्यूशन, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स, है ना। मिक्सचर्स हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, तो आज मिक्सचर से उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके जो मिक्सचर्स बने होते हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। ये हमने जब प्योर सब्सटेंस पढ़ा था तब हमने देखा था प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। कुछ सब्सटेंसेज जो हैं नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं बट दे आर नॉट केमिकली प्योर। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। अगर हमें किसी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो हमें कई डिफरेंट टेक्निक्स, कई सेपरेशन मेथड्स यूज करने होते हैं। ओके, सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के जो 2 या 3 कंपोनेंट्स से मिलकर अगर कोई मिक्सचर बना है तो उसको जब हम सेपरेशन टेक्निक से सेपरेट कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाता है। क्लियर। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day to day life। देखिए ये एग्जांपल दिए कि जो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं यानी वो मिक्सचर्स जो हमें इजीली विजिबल हो रहे हैं, दिख रहे हैं, मींस उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, जैसे अगर अभी हम दाल या चावल को मिक्स कर दें, क्लियर, तो अगर हमें दाल और चावल को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करना होगा, दाल एक अलग कंपोनेंट है, राइस एक अलग कंपोनेंट है, अगर हमें इसको सेपरेट करना होगा तो हम हैंड पिकिंग मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है और यूजुअली हम लोग घर में भी इस तरीके से हैंड पिकिंग के थ्रू जो है इस तरह के हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं सीविंग की। सीविंग वेरी कॉमन एग्जांपल डे टू डे लाइफ का है ये, कि जब हम चाय को छानते हैं या कॉफी बनाते हैं, राइट, तो हम उसमें सीव का यूज करते हैं, है ना। तो जो हमारी जो चाय है जो एज अ लिक्विड के फॉर्म में कप में आ जाती है और जो फिल्ट्रेट के फॉर्म में ऊपर जो है क्या रेसिडुअल बच जाती है, टी लीव्स बच जाती है। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस जो है वो एग्रीकल्चर या फार्मिंग में भी देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद फिल्ट्रेशन भी हो गया। देखिए सीविंग और फिल्ट्रेशन हमारा कॉमन हो गया। जब भी हम किसी भी चीज को जो है छान रहे होते हैं, दो कंपोनेंट्स को अलग अलग कर रहे होते हैं, जो अगर मान लीजिए हम सैंड के पार्टिकल्स को देखते हैं तो वो हमें इजिली जो है दिखाई दे रहे हैं, उसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि नेकेड आइज से हमें दिखाई देते हैं, उसको भी हम चाहे तो फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट मेथड्स जो हेट्रोजेनस मिक्सचर के सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, थ्रेशिंग है, सीविंग है ना। थ्रेशिंग मीन्स जो है जब हम किसी चन्नी से, किसी मोटी चीज से जो है उसको कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और जो पार्टिकल्स जो हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो हैवी होते हैं, वो जो है नीचे जाकर इकट्ठे होते जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जितना भी सेपरेशन जो है हमारा टेक्निक्स हैं वो किस पर डिपेंड कर रही है, पार्टिकल्स के वेट पर, डेंसिटी पर, उसके टोटल नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। क्लियर। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। भाई डे टू डे वाले हमारे जो मेथड्स हैं, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, सीविंग, ये तो हमें पता है कि ये कंपोनेंट्स, ये सेपरेटिंग मेथड्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हमें जो है कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, राइट। अब देखते हैं वो स्पेशल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स, इसमें फर्स्ट है देखिए इवोपरेशन हो जाता है, नंबर 2 है सेंट्रीफ्यूगेशन, देन बाय सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन,
chromatography, distillation and crystallization. So these were the special techniques for separating the components from their mixture, जिसमें evaporation, centrifugation, separating funnel, sublimation, chromatography, distillation, crystallization, ये मेन इंपॉर्टेंट आपके सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी क्लास 9th में दी गई हैं. ओके, अब आगे देखते हैं वन बाय वन ये कौन कौन से हमारे सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं. जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. भाई ब्लू और ब्लैक इंक हमें पता है, हम लोग सब ने यूज़ करी होती है लिखने के लिए, जो हमारे पेन में होती है वो हमें पता है कि वो किससे बनी होती है, वो क्या होता है, कलर्ड कंपोनेंट डाई होता है, आइदर इट्स अ ब्लैक और ब्लू कलर. लेकिन उसको हम कैसे उसका सेपरेशन करते हैं, मतलब मीन्स उस इंक से उस कंपोनेंट जो डाई है हमारा ब्लू और ब्लैक कलर को, उससे कैसे सेपरेट करते हैं. तो इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं कि एक बीकर लिया हमने, उसको हाफ फिल किया वाटर से. देखिए इसमें दिया गया है, इमेज में भी देखते जाइएगा. फिल हाफ अ बीकर विद द वाटर, पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, है ना. ये वॉच ग्लास जो है क्या है, ये एक कांच की प्लेट हम कह सकते हैं, ग्लास प्लेट होती है जिसको हमने बीकर के मुंह पर ऊपर की तरफ हमने उसको लगाया है. देन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, और उस वॉच ग्लास पे जो है हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल देते हैं. देन हमने बीकर लिया, उसमें थोड़ा सा हमने हाफ उसको फिल करा, एंड देन हमने बर्नर से उस बीकर को जो है वो हमने हीट देना स्टार्ट किया. और हमने इवेपोरेशन पढ़ा था कि जो जब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की बॉन्डिंग कम होती है, जैसे उन्हें हीट मिलती है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और वो वेपर फॉर्म में जो है ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देते हैं. तो इस एक्टिविटी में भी देखिए यहाँ पर यही हो रहा है कि जब हमने बीकर को हीट करना शुरू किया तो बीकर ने क्या हुआ, वो गर्म हुआ. एंड वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, है ना. क्योंकि इसके लिए हमें इवोपरेशन, जो इवोपरेट करना होगा इंक को, जो हीट देनी होगी वो कैसे देनी होगी, वॉच ग्लास में इंक के फ्यू ड्रॉप्स करके, और उसको जो है एक हाफ फिल्ड बीकर के ऊपर रखकर. राइट, अब हम कंटिन्यूअस इस बीकर को हीट करते रहते हैं, इवोपरेशन होता जा रहा है, लेकिन हमें पता है एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर जो है हीटिंग होना जो है वो बंद हो जाती है, कंप्लीट बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है. क्लियर. अब जब हमने देखा कि जैसे ही हीटिंग स्टॉप हो गई तो वॉच ग्लास में जो हमारी इंक की ड्रॉप्स थी, जो हमारे डाई था, इंक था, उसमें कोई चेंजेस हो भी रहे हैं या नहीं, ये हम ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवोपरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास. भाई अगर इवोपरेशन हो रहा है तो वॉच ग्लास से क्या इवोपरेट हुआ है. इज देयर अ रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास. वॉच ग्लास पे कोई रेसिडुअल बचा है. व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन. भाई आपने क्या देखा कि इस मिक्सचर से क्या सब्सटेंस आपको जो है वो मिला, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हमारा रिजल्ट निकल के आया, वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर, सो वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवोपरेशन. यानी डाई को जो है वो कैसे हम इवोपरेट के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि डाई वाटर में एक मिक्सचर होता है, जितना पानी था, पानी जो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हो गया, और उसने जो है इवोपरेट होना, उसके पार्टिकल्स ने जो है इवोपरेट होकर वाटर वेपर फॉर्म में वो निकल गए, उड़ गए. और जो हमारा सॉरी वॉलेटाइल थी हमारी क्या, वाटर, है ना. वाटर को जब हमने इवोपरेट किया, उसको हीट मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली उनके मॉलिक्यूल्स को, और उन्होंने जो है वो वेपर के फॉर्म में उठना शुरू कर दिया, वो वेपर बन के निकल गए. लेकिन जो हमारा नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट था उस वाटर में क्या था, वो डाई था, है ना. जो वॉच ग्लास में डाई था उसका जितना पानी था वो वॉलेटाइल था, वो तो उड़ गया वेपर फॉर्म में, लेकिन डाई जो थी वो नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल मीन्स जो वेपर फॉर्म में उड़ के ना जा सके, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो सके, है ना. तो डाई जो थी वो नॉन वॉलेटाइल थी और वो उसी वॉच ग्लास पर एज अ रेसिडुअल हमें वो मिल गई. राइट. तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंक डाली गई है, वेपर फॉर्म में क्या हुआ, पानी उड़ गया. क्यों? क्योंकि उसे बीकर से जब हीट मिलनी शुरू हुई तो जो डाई का वाटर था, डाई का जो पानी था, वो वेपर फॉर्म में उड़ गया, क्योंकि वो वॉलेटाइल सब्सटेंस था. और जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस था, जो हमारी डाई थी, वो बीकर में रेसिडुअल के फॉर्म में जो है वो हमें मिल जाती है. मीन्स हमने जो है डाई को वाटर से जो है सेपरेट कर लिया. क्लियर. देन हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन.
नेक्स्ट हमारा इसमें मेथड है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, है ना। मिल्क से क्रीम कैसे निकाली जाती है। हमें पता है कि मिल्क से जो है हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दूध से हमें क्या क्या मिलता है, हमें पनीर मिलता है, बटर मिलता है, इवन कर्ड मिलता है। तो यहाँ पे मिल्क से क्रीम कैसे बनती है। नाउ अ डेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स इन द पैकेट। भाई हम लोग जितनी भी हमारी जो अर्बन सिटीज़ हैं, जो हमारे सब जगह जो है आजकल जो डिफरेंट पैकेट्स हम देखते हैं, वैरायटी ऑफ टेट्रा पैक ऑफ मिल्क आने लगा है ना। मिल्क के जो है, जो वो टेट्रा पैक में या पॉली पैक्स में आते हैं, उनमें हमें फुल क्रीम भी मिलेगा, टोन्ड भी मिलेगा, डबल टोन भी मिलेगा एंड स्किम्ड मिल्क भी मिलेगा, राइट। तो अब इससे कैसे इस वैरायटी ऑफ मिल्क में जो है डिफरेंट अमाउंट का फैट प्रेजेंट होता है। भाई फुल क्रीम में सबसे ज्यादा फैट होगा, टोन्ड में जो है उससे कम होगा। मान लीजिए फुल क्रीम में जो है वो 3% फैट है, तो टोन्ड मिल्क में जो है वो 0.3% होगा, है ना, 0.3 होगा। एंड देन जो हमारा डबल टोन्ड होगा उसमें उससे भी कम होगा। स्किम्ड मिल्क में जो है सबसे बिल्कुल लो फैट होगा, है ना। यहाँ पे या कोई हम एक कैटेगरी नहीं फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि फुल क्रीम है, दैट मीन्स उसमें फैट जो है वो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, टोन्ड में उससे कम है, डबल टोन्ड में फैट बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड स्किम्ड में तो बिल्कुल भी नहीं, राइट। अकॉर्डिंग टू आजकल जितने भी डायबिटिक लोग हैं या अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनको डिजीजेज है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह के मिल्क को प्रेफर करते हैं, टोन्ड, या फिर जो डाइट पर हैं तो टोन्ड, डबल टोन्ड या स्किम्ड मिल्क प्रेफर करते हैं। क्यों, ये इनकी वेराइटीज क्यों है, क्योंकि इनमें अमाउंट ऑफ फैट वो वेरी कर रहा है। देन हम यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कि मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं। देन अगेन टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपने फुल क्रीम मिल्क लिया, है ना। अब इसमें जो सेंट्रीफ्यूगेशन, भाई स्कूल में सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है होना वो पॉसिबल नहीं है। इसको कैसे सेंट्रीफ्यूग करते हैं, एक मशीन होती है। उसके अलावा हम लोग घर में जब भी हम देखते हैं हमारी मदर वगैरह जो है मिल्क से जब क्रीम निकालती है, मक्खन निकालती है ना, तो इस तरह का एक चर्नर होता है ना। आजकल तो रेडीमेड बहुत तरह के चर्नर आने लगे हैं। उसको जो है थोड़ा टायरिंग हो जाता है, थक जाते हैं, उसको खूब चर्न करते हैं जब मिल्क में, तो उससे हम देखते हैं कि साइड में जो यूटेंसिल्स के साइड में जो है मक्खन जो है वो आकर इकट्ठा होना, सेपरेट होना शुरू कर देता है, ठीक है। या फिर हम इस चीज़ों को हम जाके डेयरी पर भी देख सकते हैं, मिल्क डेयरी पर, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेटर है कि इसका एक जो हमारा घर का डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है कि जब भी हम किसी चीज़ को, जिसको बिलोना कहते हैं एक वर्ड, है ना, चर्नर के थ्रू जब हम दूध मलाई को, है ना, क्रीम को, है ना, फुल क्रीम दूध की जो मलाई है उसको हम जब चर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि उससे क्रीम किस तरह से सेपरेट होने लगी है। क्लियर। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पासेस थ्रू अ फिल्टर पेपर, है ना। अगर हम देखते हैं उसमें कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ये हो रही है आपकी किसकी बात हो रही है, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को यूज करते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर द सेपरेशन, है ना। तो सेपरेशन में जो है हम इस तरह की चीज के लिए, इस तरह के कंपोनेंट को अलग करने के लिए, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जिसको आप अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगेशन जब हम देखते हैं ना कि कोई जो राउंड झूले पर, है ना, अगर हम फेयर वगैरह में गए हों तो उसमें भी जो है फोर्स लगता है, जिसके थ्रू वो बार जो है इस तरीके से घूमता जाता है ना, सर्कुलर मोशन में घूमता जाता है, राइट। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो पार्टिकल्स है ना, जो डेंस हैं, जो मतलब जो थोड़े से आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, वो बॉटम की तरफ उनको वो फोर्स होकर इकट्ठा होना शुरू कर जाते हैं। एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली, है ना। जब हम चर्नर से मिल्क को जो है चर्न करते हैं, है ना, फुल क्रीम की, तो क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे इकट्ठे होते जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली जब हम उसको एक चर्न करते जाते हैं, स्पन करते जाते हैं, तो वो टॉप पर लाइटर पार्टिकल्स जो है वो कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से जो है मिल्क से क्रीम सेपरेट हो जाती है, जिसको हम मक्खन भी कह सकते हैं, बटर भी कह सकते हैं ना। और इसके बाद जैसे इसी तरह से
और भी प्रोसेसेस जो हैं डेयरी में, डेयरी जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर यूज होती है, राइट। तो ये तो हो गया कि कैसे मिल्क को सेपरेट करते हैं बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसकी और भी एप्लीकेशन है, वो कौन कौन सी हैं? इट इज यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जब भी ब्लड एंड यूरिन टेस्ट का जो टेस्ट लिया जाता है कोई भी डिजीज डायग्नोस करने के लिए, तो वहां भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है वो यूज की जाती है। एंड देन सेकेंड एप्लीकेशन इज इट इज यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ये हमने अभी देखा, डे टू डे लाइफ का एग्जांपल भी देखा, आइदर थ्रू चर्नर और आइदर थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के थ्रू जो है डेयरीज में क्रीम से बटर को अलग किया जाता है। देन यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। यानी जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसकी भी पूरी प्रोसेस यही है। जो ड्रायर चलता है, जो कपड़ों को सुखाता है, वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं ड्रायर चल रहा है और हमारे कपड़े जो वो स्क्वीज हो रहे हैं और सूख रहे हैं, गीले कपड़ों से पानी जो है वो स्क्वीज हो रहा है, वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पर बेस्ड है ना। तो सो दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में फॉर टेस्टिंग द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, डेयरीज एंड हमारे जो होम में हम क्रीम से बटर को सेपरेट करते हैं, एंड द होल प्रोसेस ऑफ वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। क्लियर? तो हमने पहले देख लिया इवोपोरेशन, देन सेकेंड मेथड हमने देख लिया यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ मूव टू द थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस हम देखते हैं क्या है, बाय सेपरेटिंग फनल। यानी कंपोनेंट्स को उनके मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेशन फनल के थ्रू हम कैसे कंपोनेंट से मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, वो क्या हुए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर्स ऑफ टू इममिसिबल लिक्विड्स। यानी टू इममिसिबल लिक्विड्स मींस विच वी, जो आपस में एक दूसरे के साथ सॉल्यूबल होकर कंप्लीटली मिक्स होकर एक सोल्यूशन ना बनाए, है ना। इममिसिबल मींस जो कंप्लीटली सॉल्यूबल ना हो, एक दूसरे से पूरी तरह से मिक्स ना हो पाए। ये मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इसको क्लियर करते जाइएगा, समझते जाइएगा, एंड वट एवर यू आर डाउट्स उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, नाउ इममिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, जब दो इममिसिबल लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी भाई हम परफॉर्म करेंगे। और वो एक्टिविटी हमारी क्या है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल एंड वाटर। यानी एक केरोसिन ऑयल को हमें जो है वाटर से कैसे सेपरेटिंग फनल के थ्रू दोनों को अलग अलग करना है। अगर हम इसका सिंपल एग्जांपल देखें, जब हम अपने घर में भी देखते हैं, अगर कोई भी हेयर ऑयल या एडिबल ऑयल जो भी हम यूज करते हैं, उसकी एक ड्रॉप अगर हम पानी पे डालते हैं तो दोनों मिक्स नहीं होती हैं। पानी, वाटर ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स है वो हमेशा पानी से ऊपर की तरफ रहती है और पानी हमेशा नीचे की तरफ रहता है। मीन्स ये जो है इममिसिबल लिक्विड्स है। ये आप चाहें तो अपने घर में अभी परफॉर्म करके देख सकते हो। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। ये हमारी सेपरेटिंग फनल है जिसपे ऊपर स्टॉप कॉक लगी हुई है ना। ये दिस इज द सेपरेटिंग फनल, और इसमें हमने दोनों मिक्सचर को डाल दिया, केरोसिन ऑयल और वाटर दोनों को डाल दिया, फिल कर दिया, एंड देन थोड़ी देर के लिए हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, नहीं छूते हैं उसको। फिर देखना हम क्या शुरू करते हैं कि जो ये हमारी स्टॉप कॉक नीचे की तरफ ना एक स्टॉप कॉक लगी रहती है, जस्ट लाइक अ टैप, है ना, टैप होता है उसी की तरह ये स्टॉप कॉक होती है। उसके बाद जब हमने सेपरेटिंग फनल में केरोसिन ऑयल एंड वाटर दोनों को जब फिल कर दिया, उसके बाद हम स्टॉप कॉक को हल्का सा थोड़ा सा छोड़ देते हैं, खोल देते हैं ओपन करके, है ना, और नीचे उसके एक बीकर लगा देते हैं। हम फिर देखते हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर जो है वो उस स्टॉप कॉक से नीचे आना शुरू कर देता है ना। तो ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। पानी जो है वो उस स्टॉप कॉक से जो है वो नीचे की तरफ आने लगता है, और फिर हम स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी के, जो ऑयल की लेयर थी वो पानी की लेयर से सेपरेट हो गई। ऑयल जो है अब वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके अब वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, वो पानी से दोबारा ना मिक्स हो, इसलिए हम स्टॉप कॉक को क्लोज कर देते हैं। एंड बाय दिस वे हमें केरोसिन ऑयल और वाटर की सेपरेट लेयर मिल जाती है। दे बोथ आर इममिसिबल लिक्विड्स, इनको हमने सेपरेट कर लिया, केरोसिन ऑयल एंड वाटर। तो ये हमारा हो गया थर्ड मेथड बाय सेपरेटिंग फनल। किसके लिए, क्यों ये मेथड हमने यूज किया था? फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ टू इममिसिबल लिक्विड्स, राइट।
नाउ हियर वी विल से इसकी एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस देख लीजिए क्या है। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये हम घर में एक्टिविटी परफॉर्म करके देख सकते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग, स्लैग को हम यहाँ पे एक इम्प्योरिटीज मान सकते हैं, एंड इट इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। जब ये इस तरह की प्रोसेस होती है कि हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना होता है उसके ओर से, है ना, तो जितनी भी उसकी इम्प्योरिटीज होती है, जो स्लैग होती है वो लाइट होती है, वो क्या कहते हैं उसको जो है इसके फर्नेस के थ्रू, है ना, इसमें जो है हम फर्नेस यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल की तरह से, तो वो बॉटम में जाके जो है प्योर आयरन जो है वो कलेक्ट हो जाता है। एंड दिस द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, यानी जो इमिसिबल लिक्विड्स को हम इस मेथड के थ्रू सेपरेटिंग फनल से जो सेपरेट करते हैं ना, वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। डेंसिटी ऑफ मतलब कोई लिक्विड जो है वो हैवी है या लाइटर है। क्लियर। देन वी विल से द नेक्स्ट मैथड, फोर्थ मैथड, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। यहाँ पर सब्लिमेशन जो हमने यूज किया है किस लिए किया है, फॉर सेपरेटिंग द सॉल्ट एंड कैम्फर को अलग अलग करने के लिए। कैम्फर हमारा क्या है भाई, कपूर है ना, कैम्फर होता है कपूर, हम सबने देखा होगा, बहुत जल्दी ये इवापोरेट हो जाता है। और ये सब्लिमेशन क्यों सब्लाइम होता है, इसका नेचर है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट जो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये गैसियस फॉर्म में चेंज होता है विदाउट कन्वर्टिंग इन द लिक्विड फॉर्म। क्लियर। We have learned in chapter 1 that camphor changes directly from solid to gaseous state on heating. मैंने भी आपको क्लियर किया, जब भी हम कैम्फर को हीट करते हैं तो वो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, the sublimation process is used. यहाँ पर सॉल्ट जो है वो क्या है, नॉन सब्लिमेबल है ना, वो इवोपरेट नहीं होगा, जस्ट लाइक वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, है ना. और जो सब्लिमेबल है वो किसकी क्वालिटी है, किसकी प्रॉपर्टी है, कैम्फर की, जो इजिली जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. तो उसके लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमारा सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है, वो है हमारा कैम्फर, राइट. एंड नॉन वॉलेटाइल या नॉन सब्लिमेबल जिसमें इम्प्योरिटीज होंगी वो हमारा कौन सा है कंपोनेंट, सॉल्ट. क्लियर. सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स विद सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन. इस तरह के मेथड्स को, सब्लिमेशन को हम यूज कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन के सेपरेशन के लिए भी हम सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज करते हैं. ये देखिए, ये एक इस तरह से ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर एक चाइना डिश रखी है. उस चाइना डिश में यहाँ पे क्या रखा है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, है ना. ये हमारा मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट रखा हमने चाइना डिश में, उसको लिया, देन उसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड ये इस तरीके से फनल रख दी है ना, एक कीप रख दी, फनल रख दी है, जिसके ऊपर हमने कॉटन प्लग लगा दिया है. ठीक है. अब जैसे ही हमने बीकर को इसको हीट करना शुरू करा, है ना, इसको जो हमारा स्टैंड पे रखी हुई है चाइना डिश, उसमें जब हीट पहुंचती है तो वेपर फॉर्म में कैम्फर जो है वो उड़ना शुरू कर देता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है. और यहाँ पर जब वो आता है तो ये जो फनल की ये जो वॉल्स हैं यहाँ पे आके सॉलिड होके जमने लगता है ना. देन वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद गैसियस फॉर्म में आता है, फिर देन कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन इसका हो जाता है. सॉलिड फॉर्म में कैम्फर जो है यहाँ पर आकर जो है जमने लगता है, स्टार्ट होने मतलब वहाँ पे हमें कैम्फर मिल जाता है इजिली. और जो हमारा सॉल्ट है जो नॉन सब्लिमेबल है वो एज इट इज चाइना डिश में रखा रहेगा. यानी हमने दोनों को जो है सेपरेट कर लिया, कैम्फर और सॉल्ट को. कैम्फर को जैसे हीट मिली वो वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो फनल की वॉल्स हैं वहां जाकर वो सॉलिड होकर जमना शुरू कर देता है. एंड बाय दिस वे वी हैव सेपरेटेड कैम्फर एंड सॉल्ट थ्रू सब्लिमेशन. क्लियर. देन नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी. व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, है ना. क्रोमा मीन्स होता है कलर. ये देखते हैं क्यों ये वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है. पहले तो देखते हैं क्या कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सेपरेट करेंगे. इज द डाई इन ब्लैक इंक इन अ सिंगल कलर. भाई जो डाई में अगर इंक है क्या वो सिर्फ ब्लैक कलर की है, ये हमें देखना है. टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. एक एक्टिविटी में हमने क्या करा, एक फिल्टर पेपर की थिन स्ट्रिप हमने ली, राइट. उसके ऊपर हमने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दी.
ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी और उसके ऊपर एक फाउंटेन पेन से हमने एक डॉट बना दिया, राइट, फ्रॉम स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन हमने क्या करा, एक स्मॉल ड्रॉप बना दी। इस एक्टिविटी में यहाँ पे देखिए, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार, ग्लास, बीकर, ट्यूब कंटेनिंग। अब हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने थोड़ा सा वाटर फिल करा और उसके ऊपर या कोई टेस्ट ट्यूब लिया या कोई ग्लास लिया, जार वट, उस पर हमने जो है इस फिल्टर पेपर को रख दिया, राइट, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल, यानी वाटर लेवल से जो है वो ऊपर की तरफ रहे आपका फिल्टर पेपर। क्लियर। एंड देन क्या हुआ, उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया अनडिस्टर्ब, हमने उसको टच नहीं किया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर। अब जब हमने पानी के ऊपर उस फिल्टर पेपर को रखा तो हम देखते हैं कि जो हमारा पेपर है ना, फिल्टर पेपर, वो थोड़ा सा जो है वेट होना स्टार्ट हो गया। अगर हम पानी को वैसे भी, अगर हम पेपर को किसी के ऊपर, पानी पेपर के ऊपर कोई वाटर की ड्रॉप डालें तो हम देखते हैं ना पूरा पेपर जो है वो हमारा गीला होना स्टार्ट कर देता है, यानी उसमें कैपिलरी एक्शन होने लगता है ना, यानी वाटर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए वही हुआ है, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी है ना, और एक स्पॉट ऑफ इंक छोड़ दी है ना। अब उसमें उस फिल्टर पेपर को हमने किस पे रखा, किसी ग्लास जार या टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो हाफ फिल्ड विथ वाटर है। हम देखते हैं कि वाटर जो है वो उस पेपर में ऊपर की तरफ जाने लगता है। कैसे, ये देख लेते हैं कैसे, क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन इट, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स के हमें कुछ कोई चीज दिखाई दे रही है फिल्टर पेपर के स्ट्रिप पर, क्या मिला, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, वो देखते हैं। The thing, the ink that we use has water as the solvent and dye is soluble in it। भाई हमें पता है डाई जो है वो वाटर में, जो डाई है किसका, इंक और वाटर का मिक्सचर है। वाटर होता है वॉलीटाइल और वो वेपर फॉर्म में उड़ जाता है। जो डाई है वो जो है एज अ रेसिडुअल उस फिल्टर पेपर पे बच जाती है, हमने इवोपरेशन वाले में भी देखा था। ठीक है, एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद डाई पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पर हम उसको हीटिंग नहीं कर रहे, हीट नहीं दे रहे हैं। वाटर डायरेक्टली जो है क्या है, उस फिल्टर पेपर में जो है ऊपर की तरफ राइज करने लगता है, एंड इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स ऑल्सो, और साथ में कुछ डाई के पार्टिकल्स भी उसमें आ जाते हैं। यूजुअली डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्ड, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर soluble in water rises faster and then this way the colors get separated। यानी डाई हमें पता है वाटर में मिला हुआ, डाई और इंक, मतलब जो डाई क्या है, इंक और इंक जो है, सॉरी, डाई और वाटर का मिक्सचर है ना। और जो भी कलर जो मोर सॉल्युबल इन वाटर होता है वो वाटर के साथ जो है जल्दी राइजेस करना शुरू कर देता है, राइज करना स्टार्ट कर देता है, एंड दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। तो ये क्रोमेटोग्राफी थी जिसमें हमने एक फिल्टर पेपर पे इंक ड्रॉप की डालकर उसको एक बीकर में, हाफ फिल्ड बीकर में रखा, जिसमें क्या होता है, पानी जो है राइज करने लगता है और साथ में जो है कुछ डाई के पार्टिकल्स को जो सॉल्युबल होते हैं, जो वोलेटाइल होते हैं, वो वाटर के साथ राइज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ये जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, हमने डाई के कंपोनेंट्स को अलग किया, वो क्या हो गया, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा एक ग्रीक वर्ड्स है जिसका मीनिंग होता है कलर, and this technique was first used for the separation of colors, so the name is given, है ना। क्रोमेटोग्राफी नाम इसलिए दिया गया है कि डिफरेंट कलर्स को सेपरेशन जब किया जाता है तो क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करते हैं। एंड दिस इज द टेक्निक यूज फॉर दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, है ना। वो सॉल्यूट जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए गए उनसे भी उनको सेपरेट क्रोमेटोग्राफी के थ्रू किया जा सकता है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड, और ये जो है हम हायर क्लासेस में जाके स्टडी करेंगे। नाउ हियर ही वी विल सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस। भाई कलर्स इन डाई, पहला तो एप्लीकेशन यही है कि डाई से डिफरेंट कलर्स, अगर डाई जो है जो कोई भी, अगर मान लीजिए कोई दुपट्टा है या कुछ भी है वो डिफरेंट कलर से मिलकर बना है, तो उनके कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट, मान लीजिए येलो, ब्लू, ग्रीन, है ना, मल्टी कलर्ड कोई चीज़ है तो डिफरेंट डाई यानी उसमें यूज किया गया है, तो उसमें से हर एक कलर को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करेंगे। देन पिगमेंट्स फ्रॉम
नेचुरल कलर्स, है ना, जो नेचुरल कलर्स के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको भी हम सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, अगर ब्लड में हमारे कोई दवाइयाँ या मेडिसिन या ड्रग्स मिक्स हो गई, जो फर्दर जो है डायग्नोस्टिक सेंटर पे जो हम ब्लड टेस्ट देकर आते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, तो उनसे भी ड्रग्स को इसी मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। सो दैट वाज अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या था, हमने जो है डिफरेंट डाई को जो है डाई के कलर्स को को सेपरेट करने के लिए हमने क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज किया। देन नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे डिस्टिलेशन। व्हाट इज बाय डिस्टिलेशन, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है और ये क्यों यूज करते हैं। वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। मिक्सेबल लिक्विड्स मीन जो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, फुल जो है प्योर सोल्यूशन बनाते हैं, ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, टू मिक्सेबल लिक्विड्स, है ना। तो उसके लिए भाई एक एक्टिविटी देखें, यहाँ क्या परफॉर्म की गई है, क्या लिया गया है, कौन से दो मिक्सेबल लिक्विड्स लिए गए, एसीटोन एंड वाटर, है ना। इनको क्या करा गया, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला गया। ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, क्लियर। और इसके ऊपर एक हमने थर्मोमीटर जो है वो लगा दिया। अरेंज द apparatus, जैसे इस तरीके से लगा वो हमने उसको सेटअप कर लिया। अब मिक्सचर को हमने हीट करना स्टार्ट किया, नीचे से हमने उसको हीट देनी शुरू करी। कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, भाई थर्मोमीटर को हम वॉच करते रहते हैं। भाई ये मेथड डिस्टिलेशन का यूज होता है यहाँ पर। अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें तो जिनका जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उससे नीचे नहीं, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए थर्मोमीटर लगाया गया है उसको वॉच करने के लिए। द एसीटोन वेपोराइजेज, यानी एसीटोन का जो है मान लीजिए टेम्परेचर हो सकता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारा इसमें वाटर है वो 50 डिग्री या हम 100 डिग्री मान सकते हैं, ना। यानी टेम्परेचर जो है वो मतलब एक 25 डिग्री से ज़्यादा ना हो या उससे बहुत कम ना हो, ठीक है। तो एसीटोन जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, उसने क्या हुआ, वो ऐसे वेपोराइज होना स्टार्ट किया, और कहाँ जाकर जो ये कंडेंसर है ना, वहां जाकर ये कलेक्ट होना शुरू हो गया, यानी ठंडा होके कलेक्ट होना शुरू किया। भाई इसकी मेथड क्या है, यहाँ से देखिए एसीटोन जो है वेपर फॉर्म में उठा और इस ट्यूब से पास होता हुआ आया। इस ट्यूब में यहाँ से कोल्ड वाटर ऐड किया गया और कोल्ड वाटर की आउटलेट दोनों बना दी गई है, जिससे क्या हुआ, ये चीज जो है, ये पूरी फनल जैसी जो चीज आपको टेस्ट ट्यूब टाइप दिखा रही है, ठंडी होनी शुरू की हो गई। और जब इसमें से एसीटोन पास हो जाती है तो वो भी उतनी ही ठंडी होकर इस कंडेंसर में से होती हुई जो है इकट्ठी हो जाती है, और पानी जो है वो वेपर फॉर्म में उड़ता रहता है। वाटर जो है वो नीचे की तरफ यहाँ इस फ्लास्क में रह जाता है। एसीटोन लाइट वेट था, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, तो उसने जो है वो वेपर फॉर्म में उठना शुरू किया। और फिर जो है इस तरीके से हमने एक कोल्ड वाटर इसमें पास किया, जिसकी वाटर हमने कोल्ड वाटर की आउटलेट भी इसमें देखिए बनी हुई है ना। पानी इधर से एंटर करता है, इधर से निकलता है, जिसके थ्रू ये ट्यूब जो है वो कंटिन्यूसली ठंडी होती रहती है। जब एसीटोन इसमें से पास होता है तो वो भी उतना ठंडा हो जाता है, और नीचे जो है फिर हम इस एसीटोन को कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये भी वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें दो मिक्सचर को सेपरेट करना है, ठीक है। और वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो अब हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट, भाई वो क्या टेम्परेचर था। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, व्हाट डू वी व्हाई डू वी टू व्हाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, और क्यों हम इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, आइए इनके आंसर देखते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, है ना। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने दो मिक्सचर डाले, मिक्सेबल लिक्विड्स एसीटोन एंड वाटर, जिसको हमने कैसे सेपरेट किया ये हमने देखा। इस मेथड को हमने कहा डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डीकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। जैसे एसीटोन का जो था वो बॉइलिंग पॉइंट कम था, वाटर का ज्यादा था, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट था उसने जल्दी गर्म होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया। सो हाउ डज सिंपल डिस्टिलेशन वर्क, ये देख लीजिए किस तरीके से होता है। इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है जिसमें वाटर बॉयल होता है, और फिर ये एक कंडेंसर के थ्रू होता हुआ यहाँ पे डिस्टिल फॉर्म में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो इकट्ठा होना शुरू कर देता है और वाटर से सेपरेट हो जाता है, राइट। देन अब एक ये तो हमने सिंपल डिस्टिलेशन देख लिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
डिस्टिलेशन क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, है ना। ये हमने देखे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस तरीके से ये यहाँ पर छोटी छोटी ग्लास बीड्स बनी हुई है ना। ये जो ब्लैक कलर की बनी हुई है ये इसमें ग्लास की बीड्स भरी होती हैं, ठीक है। और ये बीड्स जो होती हैं जो वेपर फॉर्म में एसीटोन वो जो है उठना शुरू करती है, तो ठंडी होकर ये यहाँ पर जो है इकट्ठी होना पहले शुरू हो जाती है ना। ठंडी होकर फिर ये जो है इस कॉर्क से निकलती हुई इस जो कोल्ड वाटर आउटलेट वाली जो हमारी ट्यूब थी वहां से होती हुई वाटर कंडेंसर में जाके कलेक्ट हो जाती है। तो इसके क्या क्या पार्ट्स थे? फ्रैक्शनिंग कॉलम था, हमने थर्मोमीटर लगाया जिसका हमने टेम्परेचर नोट किया, ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क था। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, यहां पर ही वो ठंडी होना कलेक्ट होना शुरू कर देती है। वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप अगेन नीचे जाकर अपने फ्लास्क में इकट्ठा होने लगता है, लेकिन जो एसीटोन की वेपर उठती है वो इस बीड्स में जो है जाकर इकट्ठी होना शुरू होती है, धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट करती है, फिर आगे मूव करती है और फिर और ठंडी होती हुई वाटर कंडेंसिंग ट्यूब से होती हुई कंडेंसर में कलेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा डिस्टिलेशन हो गया, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देन हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम जो हैं एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, वो क्या है? हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। ठीक ऐसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है हम हमारी एयर में जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, हमें पता है ना इस तरह की जो गैसेस होती हैं इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, है ना। इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले में हमने जो है डिफरेंट गैसेस को पास आउट किया। एयर जो थी वो यहाँ पे जाके कंडेंस, उसका थोड़ा सा जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पर, फिर वो ठंडी होती है, ठंडी होके जो है नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है, ये सेपरेट हो जाती है। और जो हमारी ऑक्सीजन है जिसका जो है उसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है वो जाके कंडेंसर में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पे क्या आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए इस फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। एयर को पास किया गया, भाई हमें पता है एयर की जो गैसेस की क्वालिटी क्या है, उनको इजीली वी कैन कंप्रेस इट। जब हम उनका प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जब उन पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है ना। किसी भी ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है, एलपीजी या सीएनजी, वो ऐसे ही फिल की जाती है, उनको कंप्रेस करते हैं यानी प्रेशर बढ़ा रहे हैं और उनका टेम्परेचर घट रहा है ना। यहाँ पे जो है करते ही एयर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। देन अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के उसमें डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं जिसके थ्रू जो है वो बार बार ठंडी होती हुई एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाती है। इस तरीके के कुछ कॉलम्स बने होते हैं जहां वो पास आउट होती जाती है और फिर जो है कलेक्ट हो जाती है, राइट। एंड गैसेस गेट सेपरेट एट डिफरेंट हाइट्स। और गैसेस जो है वो जो हीलियम है और जो ऑर्गन है, नाइट्रोजन है, हमारी जो भी गैसेस हैं वो देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का -183 है, ऑर्गन का -186 है, -196, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम है वो उतनी जल्दी जल्दी वो अपना कलेक्ट होना शुरू कर देंगे और जो हमारा ऑक्सीजन है वो जाके कंडेंसर में जो है कलेक्ट हो जाएगा, है ना। जो हमारी ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कितना होता है, 20 रेशियो कितना होता है, 21% और 20%, ऑर्गन 0.9 एंड नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78.1%, राइट। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम नहीं दिया है, इन हायर क्लासेस आप देखोगे डिफरेंट कॉलम्स के थ्रू गैसेस कैसे पास होके जाके फाइनली जो हमारी ऑक्सीजन है अदर गैसेस से सेपरेट हो जाती है। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन इट इज कूल्ड डाउन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर, है ना। हम उसका प्रेशर बढ़ाकर टेम्परेचर कम करके उसको जो है लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। एंड दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जिनके इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो ये जो है उसी के अकॉर्डिंग पहले इकट्ठी हो जाएंगी और ऑक्सीजन जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो जाके कंडेंसर में
कलेक्ट हो जाएगी, राइट। और दिस वे हम ऑक्सीजन को जो है डिफरेंट गैसेस से सेपरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देख लेते हैं क्या है, इसके लिए क्या एक्टिविटी है और क्यों हम करते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, यानी यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से कैसे अलग कर सकते हैं। भाई देखिए क्या है ये एक्टिविटी, हमने क्या लिया, टेक सम 5 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश, है ना। कॉपर सल्फेट को हमने लिया, कितना अमाउंट, 5 ग्राम, है ना, एक चाइना डिश में लिया और उसको डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी के अमाउंट में हमने उसे डिजॉल्व कर दिया। एंड फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, इम्प्योरिटीज को हमने अलग कर लिया। इवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट सैचुरेटेड solution. Cover the solution with filter paper and leave it undisturbed at room temperature and cool slowly for a day. So we will obtain a crystals of copper sulfate in the china dish and this process is called crystallization. भाई देखिए इसमें हमने क्या किया, इम्प्योर सॉलिड, यानी इम्प्योर हमारा कॉपर सल्फेट यहाँ पे सॉलिड था, उसको हमने एक बीकर में लिया, एक चाइना डिश में लिया जिसमें थोड़ा सा अमाउंट हमने वाटर का ऐड किया। देन हमने उसको क्या करा, इवोपरेशन स्टार्ट हुई, हीट दी यानी, है ना, तो वो उसमें इवोपरेशन स्टार्ट हुआ एंड द सॉल्यूशन इज हीटेड टू इवोपरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जितना भी जो सॉल्वेंट था वो उसमें से इवोपरेट हो जाता है, यानी पानी जितना भी था वो उड़ जाता है। द हॉट सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल डाउन, अब जितना भी गर्म जो सॉल्यूशन था हमारा हॉट सॉल्यूशन, उसको हमने कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया। हम क्या देखते हैं, जो ये येलो कलर के हमारे जो ये आपको दिख रहा है ना फिल्टर पेपर पे, ये जो है कॉपर सल्फेट या हमके जो है प्योर क्रिस्टल्स हमें अवेलेबल हो गए और जितना भी इम्प्योरिटीज थी वो पानी के साथ वेपर फॉर्म में निकल गई, है ना। द कोल्ड सॉल्यूशन इज poured off to obtain the crystals. The crystals may be dried by passing them between sheets of filter paper. और अब इसको जो है, जो हमें ठंडे सॉल्यूशन से जो क्रिस्टल मिले उसको हम प्रेस कर देते हैं, किसपे, फिल्टर पेपर के लिए, फिल्टर पेपर की शीट्स पर, और हमें इस तरह से प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट मिल जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर, इट वॉज वेरी सिंपल, कैसे कॉपर सल्फेट को हमने उससे उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया। What do you observe in the china dish? Do the crystal look alike? ये हमें देखना है, यहाँ पे क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिले। The crystallization method is used to purify solids. For example, जब the salt we get from sea water can have many impurities in it. यानी जब हम sea water से salt निकालते हैं तो वो भी crystallization method के थ्रू ही उसको प्योर करते हैं। To remove these impurities, the process of crystallization is used, है ना। इसका एक एप्लीकेशन क्या हो गया, जब हम सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं तो उसकी इम्प्योरिटीज के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड को। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन, यानी सी वाटर में सॉल्ट होता है, यानी जो उसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू, तो जो उसकी इम्प्योरिटीज है वो वेपर फॉर्म में निकल जाती हैं और प्योर जो सॉलिड है वो क्रिस्टल फॉर्म में हमें ऑब्टेन यानी मिल जाता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवोपरेशन टेक्निक्स, यानी इवोपरेशन से ज्यादा बेटर है क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक, right? Some solids decompose or some like sugar may get charred on heating dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On the evaporation this contaminate the solid, यानी अगर हम इसी प्रोसेस को जो सॉल्ट से सी वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करेंगे आइदर थ्रू इवोपरेशन या उसके थ्रू, तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज वो हमारी रह जाएंगी उसमें, फिल्ट्रेशन के थ्रू भी इवोपरेशन के थ्रू भी। सो क्रिस्टलाइजेशन इज द बेस्ट मेथड। अब हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट from sea water, separation of crystals of alum फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, ऐसे ही हमने जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को मिले हमें क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हमने सेपरेट किया प्योर फॉर्म में, ठीक वैसे ही हम एलम या फिटकरी के भी क्रिस्टल्स को उसके इम्प्योर सैंपल से ले सकते हैं। Thus by choosing one of the above method according to the nature of components of mixture we get a pure substance. So ये सारी टेक्निक्स थी हमारी जिनके थ्रू हम जो है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करके प्योर सब्सटेंस हमें मिल जाता है। क्रिस्टलाइजेशन हो, सब्लिमेशन हो, इवोपरेशन हो, डिस्टिलेशन हो, right? With advancement in technology many more methods of separation techniques have been
डिवाइस। और ज़्यादा सेपरेटिंग टेक्निक्स आजकल आ गई हैं इम्प्योरिटीज से, इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस को लेने के लिए। अब सिटीज में क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन इन दिस फिगर। From this figure down, the process involved in the get supply of drinking water to get your home from the water work and discuss आप अपने क्लास में कर सकते हैं। ठीक वैसे ही देखो ये वाला जो हमारा पूरा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम जो काम करता है, जो हमारे घर में पानी आता है उसके लिए क्या ये मेथड है। देखिए एक रिजर्वायर है, उसमें पानी भरा है पाइप के थ्रू, है ना, टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल। अब ये सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें जो है यहाँ से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंटेशन यानी जो इकट्ठा होना बॉटम पर स्टार्ट कर देंगे। इस सेडिमेंट को टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, एक फिर एक लोडिंग टैंक में इनको लोड किया जाता है, जहां पर इस जो सेडिमेंट जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ था हमारा सॉलिड पार्टिकल, है ना, वो यहाँ पर एज अ इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाता है ना, और ज़्यादा जो है प्योरीफाई होता हुआ आता है, और इस लोडिंग टैंक में जो है सारी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं, और प्योर वाटर जो है वो किस तरीके से फिल्ट्रेशन टैंक में आता है यहाँ पे, जिसमें से फाइन सैंड ग्रेवल इस तरीके की पानी में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे की तरफ बॉटम में कलेक्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। देन यही पानी फिर क्लोरीनेशन के लिए जाता है, जहां पर बैक्टीरिया अगर पानी में जो है उन्हें किल किया जाता है, और इस तरीके से ये पानी जो है इस क्लोरीनेशन टैंक से होता हुआ हमारे घरों में सप्लाई होता है। राइट, तो दैट वाज अबाउट द all the process of all the separating techniques by which we can remove the impurities and we get the प्योर सब्सटेंसेस, है ना। डिफरेंट मेथड्स हमने देखे थे, एक बार उन मेथड्स के सिर्फ नाम आप समराइज कर लीजिए, क्या कौन कौन से थे। पहला था हमारा इवोपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हमने मिल्क से बटर को सेपरेट किया था, बाय सेपरेटिंग फनल, है ना, जिससे हमने टू इममेसिबल लिक्विड को अलग किया था। देन सब्लिमेशन में हमने कैम्फर एंड सॉल्ट को सेपरेट किया था। क्रोमेटोग्राफी फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ डाई, है ना, डाई से डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए। देन डिस्टिलेशन एंड फाइनल इज क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा था, कैसे हम एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को कैसे डिफरेंट गैसेस से सेपरेट कर सकते हैं। देन क्रिस्टलाइजेशन, कैसे हम इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, चाहे फिटकरी हो, या फिर हमारा और भी अदर जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस अगर हमें लेना है। क्लियर? I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and